हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है और आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको फ्री में क्रैश कोर्स नहीं रहेगा, ये कंप्लीट कोर्स रहेगा और ये 3 महीने में तकरीबन कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी और सारी चीज़ें इसमें 1 to 1 डिस्क्राइब होगी। स्टार्ट पॉलिटिक्स हुआ, जो भी पुरानी मेरा वो वीडियो नहीं देखे होंगे उनको मैं बता दे रहा हूँ, जिसमें मैंने अनाउंसमेंट किया था कि आपको कंप्लीट लेक्चर मिलेगा पॉलिटी से लेकर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एक एक चीज़ें बारीकी से मिलेंगी और चैप्टर वाइज मिलेंगे। उसी में पहला है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, ये इस पे हम लोग बात करेंगे। दूसरी चीज, एसएससी का मेंटरशिप प्लस जीके का क्विज किसी भी एग्जाम के लिए आप दे सकते हैं और इंग्लिश का क्विज फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं और मेन चैनल पे, जहाँ पे ये पीडीएफ मिलेगा आपको। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके जुड़ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं क्लासेस में। ठीक है, देखिए हम लोग शुरू करेंगे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से। शुरुआत यहीं से होगी। 2 लेक्चर में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। कभी आप सोच सकते हैं एक्चुअली पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स और इन चीजों की बात क्यों आई और कॉन्स्टिट्यूशन है क्यों, इन चीजों पे भी बात करेंगे हम लोग। देखिए शुरुआत कहाँ से हुई। 1215 में ब्रिटेन में एक राजा थे जिनका नाम था जॉन। ठीक है, जॉन किंग। ठीक है, क्या नाम था? जॉन किंग। 1215 में जॉन किंग नाम के राजा थे। इन्होंने पहली बार राइट्स की बात की कि भाई आपको राइट्स देने होंगे। और राइट्स देने होंगे, सोचिए उस समय बात हो रही है जबकि हमारे यहाँ मुस्लिम आक्रांता आक्रमण कर रहे हैं। उस समय कौन था राजा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। अब सोचिए इल्तुतमिश उस समय ये लगा हुआ था कि भाई मकबरा अपना मैं कितना बड़ा बनवा लूं। ठीक है, और वो इन चीजों में लगा हुआ है कि मैं कैसे यहाँ पे मजे करूं। लेकिन उस समय पे ब्रिटेन में जो राजा थे जॉन, वो सोच रहे थे कि वहां की जनता के लिए क्या किया जाए, राइट्स की बात कर रहे थे। और उसी राइट्स को उन्होंने बोला मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, तो ये जो वर्ड है ना मैग्ना कार्टा, ये वहीं से शुरुआत में आया था पहली चीज। तो सबसे ओल्डेस्ट अगर बात करें कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कहाँ से? ब्रिटेन से। कहाँ से हुई थी? ब्रिटेन से। और दूसरी चीज कि अगर बात करें कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है किसका? इंडिया का। और सबसे ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो ब्रिटेन का है। और अगर रिटेन सबसे ओल्ड की बात करेंगे तो है वो सैन मैरियो का। सैन मैरियो का तकरीबन 1600 ईस्वी में इनका बन के तैयार हो गया था। कुछ जगहों पे आपको यूएसए मिलेगा बट यूएसए है नहीं। यूएसए 1788 के अराउंड में हुआ था, उसका भी मैं बताऊंगा कारण कि यूएसए आजाद हुआ और कैसे चीजें इंप्रूव हुई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब यहाँ से। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट होने का फेज कैसे शुरू हुआ। 1700, जिन्होंने हिस्ट्री, अभी मैं हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, शुरू से पढ़िएगा। 1757 में एक लड़ाई होती है जिसे हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। और यहां से बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, प्लासी। अब यहां से ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश का एंट्री हो गया। अब ब्रिटिश जीत गई ये लड़ाई। अब मैं उसकी हिस्ट्री जो है वो आपको हिस्ट्री की क्लास में बताऊंगा कि कैसे जीता। क्या हुआ था कि भाई मीर जाफर इनका मिल गया था और वो जाके सिराजुद्दौला के पास कोई नहीं था और डायरेक्ट वो जाके सर काट देता है। ठीक है, अब यहाँ से ब्रिटिश के पास थोड़ा सा ताकत मिल जाती है। फिर उसके बाद लेकिन थोड़ा सा विद्रोह होता है और जो मुगल के राजा रहते हैं वो मिलते हैं। मुगल के राजा मिलते हैं, फिर नवाब मिलते हैं अवध के। और अवध के उसके बाद दूसरे एक साथ में इनका साथ देते हैं कौन? राजा रहते हैं, जो नवाब रहते हैं कहाँ के? बक्सर के, या बक्सर कह लीजिए, सॉरी बंगाल कह लीजिए। नवाब रहते हैं बंगाल के। ये तीनों लोग मिलके एक लड़ाई लड़ते हैं जिसे बोलते हैं बैट, और उसमें फ्रांस ने भी सपोर्ट किया था। फ्रांस ने भी सपोर्ट किया था। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बैटल था। ये लड़ाई लड़ी जाती है 1764 में। 1764 में ये लड़ाई लड़ी जाती है और यहाँ से क्या होता है, ये लड़ाई ये लोग हार जाते हैं और इंग्लैंड जीत जाता है। मतलब यहाँ से ब्रिटेन की जो मेन एंट्री है वो शुरू हो जाती है। अब ब्रिटेन के पास पूरी पावर आ चुकी है। अब ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, वहीं पे उसने 1765 में एक ट्रिटी साइन करता है, उसे बोलते हैं अलाहाबाद ट्रिटी। अलाहाबाद ट्रिटी। अब इस ट्रिटी में क्या करता है कि वो दीवानी राइट अपने पास रख लेता है। उस समय कौन रहता है? लॉर्ड क्लाइव रहते हैं। दीवानी राइट अपने पास रख लेते हैं वो, दीवानी राइट्स।
अब दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है ना, पैसे का सारा मुद्दा ना लैंड से ये सब रिलेटेड वो अपने पास रख लेते हैं, और जो डेवलपमेंट और ये सब का इशू रहेगा वो तुम करो, ठीक है। और मुगल जो बादशाह रहते हैं उनको क्या पेंशन पे भेज देते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा अभी इसमें, बेसिक जाऊंगा, हिस्ट्री में मैं डिटेल में जाऊंगा, ठीक है, जब मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं अच्छे से आपको ये चीज़ें डिस्क्राइब करूंगा। अभी मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूँ तो इसलिए एक बैकग्राउंड आप समझ लीजिए कि कैसे शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इसलिए ये जानना जरूरी है। अब उस समय पे हुआ क्या कि इनके पास आ गई दीवानी राइट्स, धीरे धीरे पावर हो गया, और ये धीरे धीरे बंगाल, अगर मैं मैप दिखाऊंगा अगर आपको, तो मैं अभी थोड़ा सा बेसिक समय बना दे रहा हूँ, देख लीजिए आप। ठीक है, बंगाल वाला जो क्षेत्र था ना, ये वाला बेल्ट इंडिया का, यूपी बिहार उड़ीसा, तो यूपी वाला पार्ट तो नहीं था, बिहार उड़ीसा आसाम और वेस्ट बंगाल वाला पूरा पार्ट था, और उस समय का अगर देखा जाए इस समय का, तो बांग्लादेश भी था इंक्लूड उसमें, ठीक है। अब हुआ क्या कि वहां से जब चीजें हुई तो इनके पास पावर आ गई, ताकत आ गई, तो धीरे धीरे ये क्या किए कि भाई अब रेगुलेट करते हैं किसी चीज को, रेगुलेट मतलब शुरुआत करते हैं, अब धीरे धीरे उसको प्रॉपर फंक्शनिंग मिलाते हैं, धीरे धीरे एक अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रक्रिया इनकी शुरू हुई 1773 में, 1773 में। अब 1773 में ये एक्ट लाते हैं। वो, अब देखिए क्या होता है ना, 1773 से लेकर के 1853 तक का जो एक्ट रहता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्ट रहता है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, एक्चुअली वो ब्रिटेन का ही था, बट नाम ईस्ट इंडिया कंपनी का चलता रहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 में एलिजाबेथ ने क्या किया, चार्टर बनाया एक, और चार्टर मतलब फरमान टाइप का था, फरमान उसको दिया कि जाके आप वहां पे बिजनेस कर सकते हो, लेकिन उसके बाद उसको डायरेक्ट क्राउन के अंतर्गत ले लिया, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत ले लिया, कब से? 1858 से लेकर के 47 तक। क्योंकि ये भी मैं रीजन बताऊंगा बीच में क्या हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद इसको लेना इनको तुरंत अर्जेंट में जरूरी हो गया था। अब देखिए 1773 से लेकर के 1853 के बीच में काफी ज्यादा एक्ट पास हुए हैं, वो एक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक एक्ट उसी बीच में होता है जिसका नाम होता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या करते हैं, ये बेसिक चीजें डिफाइन कर देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग किया जाएगा। अब उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट करते हैं, पहला काम देखिए, यहाँ पे तो थे ही, लेकिन ये मद्रास और बॉम्बे साइड में भी थे, ठीक है, ये दो जगह, अगर मैं ये बॉम्बे मान लूँ और ये मद्रास मान लूँ और ये बंगाल मान लूँ, तीन जगह पे ये है। लेकिन होता क्या है ना कि यहाँ पे भी अलग गवर्नर रहते हैं, यहाँ पे भी अलग गवर्नर रहते हैं, यहाँ पे भी अलग गवर्नर रहते हैं। अब उसी चीज को देखते हुए कि जो बंगाल का गवर्नर रहते हैं उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल देते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन दोनों लोग को इनके अंडर में थोड़ा सा कर देते हैं कि भाई आप इनको रिपोर्ट करेंगे, काइंड ऑफ, ठीक है, कि आप इनको रिपोर्ट करेंगे, चीजें आप इनको बताएंगे। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनते हैं? वॉरेन हेस्टिंग, ये याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट आया है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है। देखिए तीन चीजें इसमें आएंगी, एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जीजी ऑफ इंडिया कौन बना, और फिर फर्स्ट वायसराय। अब वो भी मैं बताऊंगा वायसराय कैसे आए, ठीक है। अब देखिए पहले क्या हो गए, पहले गवर्नर जनरल हमारे हो गए कौन? वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग हमारे बन गए, याद रखिएगा ये चीज। अब यहाँ से थोड़ी सी और भी चीजों पे बात करी गई कि जो प्रेसिडेंसी थी मद्रास और बम्बई की, सबमर्ज कर दी गई कि भाई बंगाल का कंट्रोल में रहेगा। मैंने आपको बताया ना, रिपोर्टिंग टाइप की दे दी गई कि भाई आप आपको रिपोर्ट करना है किसको? बंगाल का। जो बंगाल का गवर्नर होगा वो सबसे पावरफुल आदमी होगा अगर इंडिया में बात की जाए। अब यहां से जब चीजें चलती हैं आगे, तो गवर्नर जनरल असिस्ट करते हैं इनको चार लोग, कौन? चार काउंसिल के लोग होते हैं जो इनको असिस्ट करते हैं, और वहां पे चीजें बात की जाती है कि भाई एक मेजोरिटी ली जाती है कि सबकी सहमति से काम हो। उसी बीच में इस एक्ट ने एक चीज और करता है कि एक सुप्रीम कोर्ट बना के देता है। कौन बना के देता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम रहता है कि भाई अब धीरे धीरे चीजों को, फैसला को एक प्रॉपर वे में फंक्शनिंग में किया जाए, ताकि लोगों को लगे कि हम यहाँ पे बस राज करने लूटने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे प्रॉपर आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, इंडियंस के लिए कर रहे हैं। बट एक्चुअली में ऐसा था नहीं। और इसमें क्या किया गया कि इन्होंने क्या किया कि एक चीफ जस्टिस थे जिनका नाम था इलीजा इम्फे, इलीजा इम्फे, इलीजा इम्फे पहले चीफ जस्टिस बने इस कोर्ट के, ठीक है, और इनके अंडर में तीन जज रख दिए गए, ठीक। अब यहां से शुरुआत होती है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 1973 में, 1773 में जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम क्या था, तो वो इलीजा इम्पे थे। यहां से चीजें शुरू होती हैं। अब देखिए, और ये कोर्ट कब बनता है? 1774 में पास होता है रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन बनता कब है? 74 में। कौन रहते हैं? इलीजा इम्पे इसके चीफ जस्टिस रहते हैं। अब देखिए रेगुलेट हो गई चीजें, अब रेगुलेट हो गई, माफ कीजिएगा, रेगुलेट हो गई। तो अब यहाँ पे एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं पिट इंडिया एक्ट। पिट इंडिया एक्ट इसलिए बोला गया, जो पिट थे उस समय पे ये वहां पे, वहां के पीएम भी थे।
तो पिट इंडिया एक्ट आता है। पिट इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 में। अब देखिए लगभग लगभग 10 साल बीत चुका है रेगुलेटिंग एक्ट को, और बीच में थोड़ा सा बहुत बदलाव भी चला, कुछ लड़ाइयाँ भी चली, जैसे उस समय पे एंग्लो मराठा वॉर भी चल रहा था, आपको पता होगा। फिर एंग्लो मैसूर वार चल रहा था, तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब हेक्टिक हो चुकी थी, तो जिसके लिए थोड़ा सा उसको कंट्रोल में करने के लिए पिट इंडिया एक्ट लाया गया। अब पिट इंडिया एक्ट में क्या होता है? पिट इंडिया एक्ट क्या करता है ना कि दो चीज़ों पे बात करता है। एक तो कॉमर्शियल एक्टिविटी और पॉलिटिकल फंक्शन, दोनों अलग करने की कोशिश की जाती है, इसलिए दो चीज़ें बनाई जाती है। एक तो बनाया जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक बनाया जाता है, एक क्या बनाया जाता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बनाया जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सॉरी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब दोनों का काम अलग अलग रहता है। ये क्या करता है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये पॉलिटिकल अफेयर देखता है। मतलब कि ये क्या करेगा, जो पॉलिटिक्स चल रही है उस पे देखेगा कि कैसे चीजों को करते हैं। और ये कॉमर्शियल मतलब कि बिजनेस से रिलेटेड ये काम करेगा। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड काम करेगा। क्या करेगा? कॉमर्शियल चीजों को देखेगा। ठीक है। आई होप कि अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और इससे ज़्यादा मतलब और ज़्यादा नीड नहीं है किसी चीज़ की। ठीक है। तो ये कॉमर्शियल अफेयर को देखेगा। ये दो मेजर चीज़ हुई इस एक्ट में। ठीक है। उसके बाद 1793 में भी एक एक्ट आया, बीच में थोड़े छोटे मोटे एक्ट आए, लाइक 86 में भी आया, बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। लेकिन एक चार्टर एक्ट आता है कब? 1793 में। ठीक है। 1793, इसमें मेजर चीजें क्या थी कि ये एक्सटेंड कॉमर्शियल मोनोपोली ऑफ कंपनी फॉर अनदर 20 ईयर। अब क्या करते हैं कि कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको क्या करते हैं कि उसकी मोनोपोली को 20 साल लीज उसकी बढ़ा देते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। और दूसरी चीज इसी में अगर देखें 1813 की बात करें, तो 1813 वाले में क्या होता है चार्टर एक्ट में, कि उस समय पे लॉर्ड हेस्टिंग थे। लॉर्ड हेस्टिंग क्या करते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज को भी परमिशन दे देते हैं इंडिया में। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कि उनका रोल रहता है कि क्रिश्चियन को कैसे यहाँ पे इंडिया में फैलाया जाए। दूसरी चीज उस समय क्या होती है कि मोनोपोली खत्म हो जाती है ट्रेड की। किसकी? ट्रेड की। अब ट्रेड अब हर जगह से नहीं कर सकती ईस्ट इंडिया कंपनी। बस दो चीजों पे रोक नहीं लगाई जाती है, वो था एक टी था, और एक था चाइना से। इन दोनों जगहों से ट्रेड मतलब नहीं ऐसा किया जाता, बंद नहीं किया जाता, इन दोनों से जगहों पे रहने दिया जाता है। दूसरा चीज कि 20 साल के लिए और लीज बढ़ा दी जाती है, जो कि इस समय भी की गई थी। ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं इसमें जाता है। और हाँ, 1793 में बात करें ना, तो 1793 में एक बहुत तगड़े इंसान आ चुके रहते हैं, वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थे कि इनका रोल बहुत ज्यादा था कहाँ पे? जब अमेरिका में इंडिपेंडेंस का वॉर हुआ था, अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर हुआ था, तो उसमें इनका बहुत ज्यादा रोल था। तो वहां पे इनको बोला गया कि भाई आयरलैंड चले जाओ, यहाँ वहां चले जाओ, लेकिन बाद में इनको लगा कि नहीं, इंडिया भेजते हैं और कंट्रोल करते हैं। ये देखिए, फादर ऑफ पुलिसिंग भी है। फादर ऑफ पुलिसिंग भी है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, पुलिसिंग भी है। ठीक है। तो ये अमेरिका से अ, आते हैं, उस समय पे वहाँ पे गवर्नर रहते हैं, लेकिन इंडिया, फिर उसके बाद इनको इंडिया भेजा जाता है कि भाई वहाँ पे जाके चीज़ों को इम्प्रूव करो। फिर यहाँ पे आते हैं तो ये एक चीज़ और मांग करते हैं कि भाई मैं जाऊँगा ना वहाँ, तो मुझे कमांडर इन चीफ बनाना, कि मतलब जो पूरी आर्मी होगी ना वो मेरे अंडर होगी, क्योंकि भाई सबसे बड़ा आदमी हूँ मैं यहाँ का। और जब सबसे बड़ा आदमी हूँ तो मेरे अंदर ही होनी चाहिए, जो कि अभी हमारे यहाँ क्या है, प्रेसिडेंट के अंदर है। और प्रेसिडेंट कौन है? सबसे बड़ा आदमी है। तो जब उस समय उतनी पावर, जैसे अभी क्या है, प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं, नॉमिनल हेड होता है। बट अगर एक्चुअल बात करें तो भाई सबसे बड़ा पोजीशन है ना, वो डिफेक्टो हेड है। तो अब होता क्या है कि उस समय पे कॉर्नवालिस बोलता है कि मुझे पूरे आर्मी की पावर चाहिए, क्योंकि मुझे जब लड़ाई लड़नी हो तो ऐसा नहीं यहाँ से परमिशन लो, वो करो, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है वहां पे जाके। और इसलिए मैं तब उस हिसाब से इंडिया में राज करूंगा। ठीक है, काइंड ऑफ वो चीजें उसने मांगी। अब ये चीजें चलती हैं, 20 साल में बहुत सारी चीजें बदलती हैं। राजा राम मोहन राय आते हैं, सती प्रथा के लिए बात होती है, विलियम बेंडिक उसमें भी हेल्प करते हैं। तो बेनेडिक्ट का भी अपना अपना मतलब सबका अपना अपना काम रहता है। फिर वहां से कहानी बदलती है और आती है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार बात की जाती है ओपन सिविल सर्विस की। ओपन सिविल सर्विस की। अब देखिए, बात तो कर ली जाती है कि नहीं भाई दिया जाएगा, बट फिर विरोध होता है और चीज़ों को रोक दिया जाता है। लेकिन बात होने से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रास्ता खुल जाता है कि आने वाले समय में ये चीज़ें हो सकती हैं। और इस एक्ट में दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं, जैसे मैंने बोला ना, बंगाल के जो गवर्नर जनरल रहते हैं, अब इनको कन्वर्ट कर दिया गया कि भाई आप अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे। क्या रहेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेंगे, जीजी ऑफ इंडिया रहेंगे। और वो पहले कौन होते हैं? पहले होते हैं विलियम बेनेडिक्ट। विलियम बेनेडिक्ट, विलियम बेंटिक होते हैं। और दूसरी चीज, पहले, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कर देता हूँ कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होते हैं? जी जी ऑफ बंगाल।
तो वॉरेन हास्टिंग याद होना चाहिए, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन भी याद रहेगा तो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो मैं देखिए याद करा दूंगा मैं। अगर आपने पूरी क्लास प्रॉपर ढंग से देखी तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि मैं पूरी चीज़ें आपको याद करा दूंगा, एक भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी क्या होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड की मोनोपोली होती है ना, वो बंद कर दी जाती है, जो मतलब बची खुची भी रहती है ना टी वाली और चाइना से, वो भी बंद कर दी जाती है। और लीगल मेंबर को इसमें मतलब मिलता है कि भाई आप एंट्री ले सकते हैं। देखिए ओपन सिविल सर्विस का आइडिया भी होता है, हाँ। फर्स्ट लॉ कमीशन भी स्टेब्लिश किया जाता है, और सेंट्रलाइजेशन का जो ना एक एक्सट्रीम पीक पॉइंट था कि अब ये सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, केंद्र एक जगह पे पावर होगी, ठीक है। वो चीजें धीरे धीरे अब यहाँ से खत्म होना शुरू होंगी 1853 में। और 1858 से लेकर के 61 में, लगभग लगभग 61 कह सकते हैं, 1861 में पूरी तरह से खत्म आपको दिखेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आते हैं चार्टर एक्ट 1853। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिविल सर्विसेज एक्ट रिक्रूटमेंट ओपन कर दिया गया। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फर्स्ट इंडियन जो थे वो कौन थे जो सिविल सर्विस एग्जाम निकाले थे, तो ये आपको बताना है। ठीक है, अब इस समय डलहौजी थे, डलहौजी हमारे जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के फादर भी कह सकते हैं, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इंडिया में लाने वाले यही है। ठीक है, हिस्ट्री में मैं बताऊंगा कौन सी जो राज्य था जिसको मतलब कि जो रजवाड़ा था जिसको सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में लिया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बेसिकली क्या था कि जिसकी संतान नहीं होगी उसकी पूरी प्रॉपर्टी ब्रिटेन ले लेगी। ठीक है, ये काम था। तो ये कौन थे, डलहौजी। डलहौजी का एक रोल और अच्छा था रेलवे में, इन्होंने ही रेलवे शुरू की थी, पैसेंजर रेलवे इंडिया में। दूसरा चीज इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तीसरा पोस्ट पोस्ट ऑफिस वाला जो सिस्टम है ना, पोस्टल सिस्टम, वो भी इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। तो दो चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए सेपरेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव का फंक्शन गवर्नर जनरल काउंसिल में स्टार्ट किया गया, कब, 1853 में। अच्छा, लेजिस्लेटर क्या होता है, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव क्या होता है ना कि ये फंक्शन करते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट है हमारे, अब पार्लियामेंट का काम क्या होता है, रूल बनाना। लेकिन अब इम्प्लीमेंट करने का भी तो काम किसी के पास है, तो वो किसके पास है, मिनिस्टर्स के पास है, आईएएस ऑफिसर्स या जो ऑफिसर्स हैं उनके पास है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, और जो रूल बना रहे हैं वो जैसे एमपी हुए, एमएलए हुए, ये क्या है, लेजिस्लेटिव बॉडी है। अब देखिए कई बार क्या होता है, मिनिस्टर भी एमपी होता है, तो वो भी उस समय पे सब पार्ट है लेजिस्लेचर का। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप याद रखिएगा। अब स्टेब्लिश होता है सेपरेट इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग में, इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि भाई आप मतलब पहली बार एग्जाम के थ्रू होगा। और यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन का एक धीरे धीरे प्रोसेस खत्म, सेंट्रलाइजेशन खत्म होता है और डिसेंट्रलाइजेशन शुरू होता है, क्योंकि धीरे धीरे सबको मौका दिए जाने लगा था। अब आते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858। अब इस समय गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल थे इस समय कैनिंग। इंडिया कौन थे, इंडिया कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग जब गवर्नर जनरल थे तो यही पहले वायसराय भी बनते हैं, क्योंकि इसी समय पे 1800 वायसराय, ठीक, वायसराय बनते हैं। अब देखिए यहाँ से एक चीज बहुत ही तगड़ी होती है कि इसी बीच में 1857 में क्रांति हो जाती है। कहाँ से शुरू होती है, मान लीजिए मेरठ के बैरकपुर से। देखिए कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, वो चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, तो वो लिखते जाइए, एक पेन पेपर लेके बैठिएगा मेरी क्लास में, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि पेन पेपर लेके बैठेंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक, अब होता क्या है कि मेरठ से शुरू होता है 1857 की क्रांति, और एकदम भयंकर स्थिति में मई के अराउंड में, 10 मई के अराउंड में शुरू होता है, और बहुत ही बुरी स्थिति कर देता है ब्रिटेन की। झांसी की रानी वाली कहानी आपको पता होगी। फिर बहुत सारी मतलब बहुत सारी चीजें रही हैं जो कि वहाँ पे मतलब सत ग्वालियर की कहानी, फिर आपको पता होगी बिहार से जो कुंवर सिंह लड़े थे, मतलब ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। मैं ये डिटेल में आपको हिस्ट्री की क्लास में बताऊंगा, बट अभी पॉलिटी के हिसाब से चीज़ों को समझते हैं। अब 1857 की क्रांति होती है, इनको ये समझ में आ जाता है कि अगर हम गलती नहीं किए, अगर हम यहाँ पे सुधार नहीं किए तो हम आने वाले ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाएंगे, और राज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि इंडिया से हम को बाहर जाना पड़ेगा, इंडिया जाना पड़ेगा, तो क्या होगा, पैसा कम पड़ जाएगा। क्यों भाई, पैसा ही तो सब था, पैसे के लिए तो पड़े थे ये। तो वहां पे एक चीज करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर देते हैं इस समय, और वो सब चीज क्राउन के अंडर में कर देते हैं। मैंने क्या बोला था कि 1773 से लेकर के 1853 तक कौन था, कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अगर बात करें 1858 से लेकर के 47 तक, ये जो 90 साल था, ये 1947 तक, ये 90 साल क्राउन हो जाती है। क्राउन का मतलब है कि अब ये डायरेक्ट ब्रिटेन के हाथ में आ गई हैं चीजें।
ठीक है, ब्रिटेन गवर्नमेंट के हाथ में आ गई है। अब वहां से डायरेक्ट इंग्लैंड से डील हो रही है। अब उसमें क्या क्या चीजें चेंजेस आएंगी? तो पहला तो देखिए, वायसराय मतलब गवर्नर जनरल का नाम चेंज कर दिया गया, वायसराय बोला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन के पास राज आ गया। एक पोस्ट क्रिएट कर दी गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का क्या था ना, कि वो यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे उनकी बात को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहते थे ये पार्लियामेंट में बोलते थे कहाँ के? ब्रिटेन के। पार्लियामेंट में बोलते थे कहाँ के? ब्रिटेन के। जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट होती थी ना, वहां पे ये बात करते थे इस विषय पे, ठीक। तो अब यहाँ से चीजें इंप्रूव होनी शुरू हुई कि भाई अब थोड़ा सा लोगों को लगा कि अब हमारे लिए काम होगा, बट एक्चुअली कुछ नहीं था, उनका एक तरीका बदल गया था लूटने का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी एंड कर दिया गया, ठीक है। इनका क्या काम था भाई? पॉलिटिकल और कॉमर्शियल अफेयर देखने का, दोनों को बंद कर दिया गया। अब नए तरीके से काम किया जाएगा। और ये सडन आया था क्योंकि भाई 1857 की क्रांति हुई, उनको लगा कुछ जल्दी जल्दी करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ला दिए। क्या 1958 में और 1858 में, और फिर सोचे कि कुछ दिन बाद देखा जाएगा। तो अब ये बीतता है, तुरंत 1861 में एक नया एक्ट आ जाता है, उसे बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक। कब? 1861 में। अब इसमें थोड़ा सा उन्होंने समय लिया और अच्छे से इसको बनाने की कोशिश की गई। अब इसमें क्या क्या चीजें हुई कि पहले तो इंडियन को पार्टिसिपेट करने का मौका दे दिया गया। अच्छा, 3 लोग लेजिस्लेटिव में पार्टिसिपेट कर सकते थे जिनको मौका दिया गया। वो कौन कौन थे? एक तो थे राजा बनारस। राजा बना, अब मतलब पैसे वाले को दिया गया, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को नत्थु खैरा आए भाई मिल गए, जो पैसे वाले थे उनको दे दिया। फिर राजा पटियाला सेकंड थे, पटियाला। तीसरे थे सर दिनकर राव। सर दिनकर राव। अब सर लगाया तो आप समझ सकते हैं कि भाई पैसा तो रहा होगा इनके पास भी, ठीक है। सर दिनकर राव जी थे। अब इन तीनों लोगों को लेजिस्लेटिव ऑफिस में एंट्री मिल गई 1861 के में। दूसरा, इसी समय पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हुआ। पोर्टफोलियो का मतलब होता है ना कि अब सबको एक रिकॉग्नाइज काम दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अब अभी के समय में क्या है कि मान लीजिए अमित शाह जी गृह मंत्री बने। अमित शाह को पहले क्या बनाया गया? इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, कैबिनेट। बट अभी कोई मंत्रालय पोर्टफोलियो नहीं दिया गया, तो पोर्टफोलियो उनका क्या हुआ? होम मिनिस्ट्री, जब उनको होम मिनिस्टर बनाया गया। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में राजनाथ सिंह जी का बात की जाए, राजनाथ सिंह को क्या बनाया गया? बनाया गया इनको कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर। अब ये कैबिनेट मिनिस्टर को बाद में पोर्टफोलियो क्या मिला? डिफेंस का, ठीक है। अब ये डिफेंस के मिनिस्टर है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है? तो अब देखते हैं यहाँ पे चीजें हुई। फिर रीस्टोर कर लिया गया, मतलब जो पावर था मद्रास और बॉम्बे का। मैंने क्या बोला? यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर अब विभिन्न भागों में बट जाएगा। जैसे मान लीजिए बंगाल है, यहाँ पे इसको पावर अलग दी जाएगी, मद्रास को अलग दी जाएगी, और बॉम्बे को अलग दी जाएगी। भाई आप भी कर सकते हैं। अब जैसे क्या है कि मान लीजिए मोदी जी मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, अब सारा काम ये नहीं कर सकते ना। तो इन्होंने क्या किया? होम मिनिस्ट्री दे दी किसको? अमित शाह जी को। डिफेंस मिनिस्ट्री किसको दे दी? राजनाथ को। विदेश मंत्रालय किसको दे दिया? जयशंकर जी को। फिर अगर बात करें फॉरेन, नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री जो है वो फलाना आदमी को दे दी, मतलब नितिन गडकरी को दे दी। फिर अगर बात करें इस तरह से, ये पोर्टफोलियो सिस्टम थोड़ा सा मतलब डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम दे दिया, काम को सबको अलग अलग कर दिया, ठीक। और एक अगर इसको और छोटे तरीके से देखें तो जैसे स्टेट का काम किसको दे दिया? सीएम को। और अगर बात करें गांव का काम किसको दे दिया? तो गांव के प्रधान को, मुखिया को। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन हो गया कि छोटे छोटे लेवल पे वहां के लोकल जरूरतों को समझते हुए चीजों को किया जाए, ठीक है। तो ये चीजें देखी गई। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ये चीजें हुई। और हाँ, एम्पावर वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस। वाइसराय को पावर दे दी गई कि वो डायरेक्ट ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है इमरजेंसी केस में, ठीक है। तो ये कोई वो चीजें नहीं थी कि भाई अब मतलब कि डायरेक्ट इन लोगों को डायरेक्ट पावर दे दी गई कि भाई अगर इस तरह से केस हुआ जैसे 1857 में हुआ था, तो कुछ चीजें तो हमारे पास होनी चाहिए। और थोड़ा थोड़ा दिखाने के लिए इंडियंस को एंट्री भी देने लगे। तो देखिए, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जो चीजें मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, वो आपको पेन पेपर के थ्रू ही आना होगा। वो पेन पेपर के थ्रू नहीं होगा ना, तो मजा ही नहीं आएगा यार, आप कर ही नहीं पाओगे। देखिए, फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1992, लगभग हुए 31 साल बाद। 31 साल के बाद एक और काउंसिल आता है, उसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब इसमें क्या करते हैं ना, इंक्रीज नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल, ग्रांटेड इंडियन मेंबर टू आस्क। देखो अब क्या करते हैं ना, भारत के जो लोग रहते हैं, इंडियन मेंबर जो रहते हैं, उनको एक अथॉरिटी देते हैं कि आप पार्लियामेंट में जा रहे हैं, अगर बजट का डिस्कशन हो रहा है,
तो आप बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। पहले ऐसा भी नहीं था, आप बोल भी नहीं सकते थे, दो पड़ाका मार के बैठा देते, साले बड़े हैरानी थे। लेकिन अब क्या है, अब बात कर सकते हो आप। अब चिल होके अब भाई पूछो कि भाई ये बजट हुआ तो ये क्यों हुआ, आपने इस पे क्यों इतना खर्चा किया, इन चीजों पे बहस शुरू हो सकती थी। ये बहस कब से शुरू हुई? 1892 में, ठीक है। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन बनता है, इंडियन काउंसिल एक्ट मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया? 1909 में। अब इसमें क्या था कि लॉर्ड मिंटो थे कौन? लॉर्ड मिंटो इस समय के वाइसराय थे, और मॉर्ले कौन थे? वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो मैंने बताई थी, एक पोस्ट बनाई गई थी, तो उन्हीं के नाम पे रिफॉर्म बना। अब देखिए, इस समय पे एक कहानी थी ना कि 1905 के समय पे बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग भी बनी, और एक शिमला डेलीकेट भी गया था, जैसे उसमें आगा खान भी थे, जो कि एक वन ऑफ द, मतलब कि वो हैं जिसकी वजह से मुस्लिम लीग बनी। अब ये लोग देखिए, मुस्लिम एक्चुअली क्या था ना, मुस्लिम से जो झगड़ा लड़ाई शुरू हुई ना, वो उसमें सबसे बड़ा रोल ब्रिटेन करा। ब्रिटेन ने गेम खेला, और इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई देखो, अब हिंदू बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, देखो अब उनको लगा कि ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, तो कैसे करें? तो कैसे करने में उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराना शुरू किया। उसमें उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने दिखाना शुरू किया कि देखो, राजपाट तो हमने तुमसे लिया, और लेकिन अभी क्या है, अभी देखो हिंदू पावरफुल होते जा रहे हैं, तो तुम्हारे लिए एक दिक्कत का सबक है। और मुसलमानों की ये चीजें कान में भरते गए, और उनको लगा कि भाई ये हो रहा है, और हिंदुओं को ये लगा कि यार हम मेहनत कर रहे हैं और ये अलग ही टूट रहे हैं, तो दोनों में टूटने और बिखरने की कहानियां सुनने लगी, और उसी का फायदा उठा लिया ब्रिटेन। तो 1906 में मुस्लिम लीग भी बन गई। अब ये क्या गई, एक शिमला डेलीगेट गई, और शिमला में जाके ये लोग मांग किए कि भाई मुझे दो, तुम क्या दो? सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या था? इलेक्टोरेट का मतलब क्या था कि भाई अब जो चुनाव होगा उसमें मैं अलग चुनाव लड़ूंगा, उसमें मुस्लिम ही वोट देंगे और वही जीतेंगे, ठीक है, वही लड़ेंगे। तो उससे क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन हमारा बढ़ेगा। तो ये क्या किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, और इसको बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनलिज्म। किसको? मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कम्युनलिज्म किया, मतलब चीजों को बंटवारा किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, लेजिस्लेचर फंक्शन को भी बड़ा किया। 16 मेंबर थे पहले, अब उसको 60 कर दिया गया, ठीक। और इसमें एक इंडियन को भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किया, जिनका नाम था सत्येंद्र सिन्हा। क्या नाम था? सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है, सिन्हा जी थे, ठीक है। ये पहले एग्जीक्यूटिव में ऐड होने वाले आदमी हैं, उसके पहले लेजिस्लेटर में मिला था, लेजिस्लेटिव में मिला था, लेकिन एग्जीक्यूटिव में अगर बात करें तो पहले कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा, 1909 रिफॉर्म के बाद। अब आता है 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। अब इसको मॉनफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, सेम रहता है। चेम्सफोर्ड क्या रहते हैं? ये वायसराय रहते हैं। और मॉन्टेगे क्या, कौन रहते हैं? ये हमारे स्टेट के सेक्रेटरी रहते हैं, मतलब एमपी का रोल प्ले करते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि डायरेक्ट इलेक्शन अडॉप्ट कर लिया गया, कि अब डायरेक्ट इलेक्शन दिया जाएगा। एक्सटेंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सिखों को भी रिप्रेजेंट, पहले मुस्लिम को दिए थे, अब सिखों को 10 साल बाद भी बढ़ा दिए। और इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म एट सेंट्रल। अब बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? सेंट्रल में अब दो सदन होंगे, उस तरह का चीजें शुरू कर दी गई। और डायरकी प्रोविंशियल लेवल पे शुरू कर दी गई। डायरकी मतलब कि दो पावर को डिवीजन कर दिया गया, कि भाई ये चीजें रहेंगी, इस तरह से काम होगा। दो डिवीजन कर दिया गया कि भाई ट्रांसफर और रिजर्व लिस्ट, दो लिस्ट भी बना दी गई, और उस हिसाब से काम होगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या और चीज हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया पब्लिक सर्विस कमीशन, एक्सपेंड किया गया इंडियन का पार्टिसिपेशन, इंडियन के पार्टिसिपेशन की संख्या बढ़ाएगी। स्टेब्लिश्ड हाई कमीशन ऑफिस इन लंदन, लंदन में एक हाई कमीशन ऑफिस भी बनाया गया। गिव वुमेन्स को राइट दिया गया वोट का, पहले नहीं था। और पहली बार इलेक्शन की बात की गई, ठीक है। गवर्नमेंट सब्जेक्ट एंड वर डिवाइडेड रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर लिस्ट। रिजर्व लिस्ट क्या होता था ना, रिजर्व लिस्ट होता था गवर्नर के पास, ठीक है, गवर्नर के पास। और ट्रांसफर लिस्ट किसके पास हुआ करता है? ट्रांसफर लिस्ट में बहुत सारी चीजें थी, जिसको कि आप उसको सदन में भी कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन रिजर्व लिस्ट क्या था? गवर्नर रोक सकता है उसको कि भाई ये काम नहीं होगा। तो कुछ चीजें अपने पास पावर को उन्होंने होल्ड करके रखा था। फिर बीच में बहुत सारे बवाल हुए, बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन आप नहीं बना सकते। 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की कि भाई हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। एम एन रॉय जी ने, ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे, और कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में इन्होंने ताशकंद में एक पार्टी भी बनाई थी, ठीक है, सीपीआई। और बहुत सारी चीज़ें रही, अब इस पर भी आगे डिस्कस करेंगे। तो वो हिस्ट्री का भी पार्ट है, और आगे वाले भी पार्ट में कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ठीक।
अब इसमें 1935 में क्या हुआ, एस्टेब्लिश ऑल इंडिया फेडरेशन, इंटर डायरकी जो इंट्रोड्यूस हुई थी प्रोविंशियल लेवल पे उसको खत्म कर दी गई और सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दी गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसी एक्ट के थ्रू बनाया दिया गया। फिर एक फेडरल कोर्ट 1837 में बना दिया गया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट हमारा बनता है 1950 में, ठीक है। इनॉग्रेशन 28 की तारीख के अराउंड हुआ है, ठीक है, 28 जनवरी। और बर्मा को भी ब्रिटेन से सेपरेट कर दिया जाता है। कहाँ से? ब्रिटेन से सेपरेट किया जाता है और 1937 के अराउंड में बर्मा को एक नया देश, मतलब उस तरह का फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। एंड स्टेब्लिश सिंध एंड उड़ीसा प्रोविंसेस, दो चीज़ें की जाती हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से। ये चीज़ें खत्म होती हैं, बहुत सारा आता है, अगस्त ऑफर आता है, कृषि मिशन आता है, फिर ये चीज़ें मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट क्लास में। ये पहला पार्ट था, दो पार्ट में खत्म होगा ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ से चीज़ें आती हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब 1947 में क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज बस छोटा सा है कि इस समय वायसराय कौन थे ये बता दीजिए, बाद में गवर्नर जनरल भी हो जाते हैं, आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं ब्रिटेन की साइड से। इंडियन के भी कौन होते हैं, वो सी गोपालाचारी होते हैं। अगर पूछे फर्स्ट इंडियन कौन थे गवर्नर जनरल, तो सी गोपालाचारी। अब 15 अगस्त को आज़ाद कर दिया जाता है इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू। मतलब जो वायसराय की पोजीशन रहती है उसको अबॉलिश किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है गवर्नर जनरल ईच डोमिनियन के लिए। मतलब जो भी डोमिनियन रहेगा उनको एक एक गवर्नर जनरल किया जाएगा। और इम्परर ऑफ इंडिया, ड्रॉप द टाइटल ऑफ इम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द किंग ऑफ इंग्लैंड टाइटल, ठीक है। अब मतलब किंग ऑफ इंग्लैंड जो रहते हैं उनका टाइटल ड्रॉप कर दिया जाता है, इम्परर ऑफ इंडिया वो चीज़ें मतलब ला दी जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ये दोनों टाइटल हटा दिया जाता है। और मेजरली कि अब धीरे धीरे आप बात करिए, अपने एक्ट बनाइए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाइए, फॉर्मेशन को बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाइए, उन चीज़ों पे चर्चा शुरू हो जाती है, तेज हो जाती है। तो कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू सेपरेट द बर्मा, कौन सा एक्ट होता है जिससे बर्मा को सेपरेट किया जाता है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, कौन से एक्ट में सेंट्रल और स्टेट के बीच का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेडरल स्ट्रक्चर जो की बात करते हैं। फेडरल का मतलब क्या होता है कि दोनों का अलग अलग जो मतलब पावर डिफाइन कर दिया जाए, स्टेट का अलग कर दिया जाए और सेंट्रल का अलग कर दिया जाए, जैसे हम लोग में किया गया है। वो कौन से शेड्यूल में है? वो है शेड्यूल 7 में, ठीक है, 7 में याद रखिएगा, शेड्यूल 7 में, ठीक है। मैं ये बाद में आपको पूरा रटवाऊंगा। तो कौन सा था? 1935, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट सेंट्रल, बहुत ही इजी। मैंने यहाँ पे ही इस चीज़ को डिफाइन भी शायद किया था जब मैं बता रहा था कि सेंट्रल के लेवल पे 1919 में क्या किया गया है, क्या किया गया है इस समय इंट्रोड्यूस किया गया है बाई कैमरलिज्म। देख सकते हैं तीसरा पॉइंट आप। तो डायरेक्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा। हाँ हाँ, कहाँ पे? 1919 एक्ट में, 1900 एक्ट में बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर एक्ट सेंट्रल में इंट्रोड्यूस किया गया। द एक्ट 1909 वाज एसोसिएटेड विद, अब 1909 किससे एसोसिएटेड था? इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, डिसेंट्रलाइजेशन, डायरकी और या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो डायरकी कब हुआ? 1919 में। डिसेंट्रलाइजेशन कब शुरू हुआ? 1861 में। और सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में, जिसे मॉन्टे मिनरो रिफॉर्म भी बोलते हैं। तो कौन सा था? 1909 ए होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट द डायरकी सिस्टम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया, इस पे ज्यादा नहीं जाता हूँ। 1919 डायरकी कहाँ हुआ? ये प्रोविंशियल में। लेकिन अगर सेंट्रल की बात करेगा तो सेंट्रल कब हुआ? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वॉज मेड टू एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए कौन से में प्रोविजन बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाया गया, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको याद होंगी। और पहले चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा इम्फे, ठीक है, इम्फे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। थोड़ा सा राइटिंग प्रॉपर नहीं आती है इसमें, इसलिए थोड़ा सा इशू है, बट ओवरऑल चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो इसको ढेर सारे लोगों तक पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।